हेलो बच्चों। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है सीएफआर की। कुछ बातें हैं सीएफआर स्टार्ट करने से पहले जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। इन बातों का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। सबसे पहली चीज़ जो कि एकदम नॉर्मल सी चीज़ है वो ये कि हम अपने पास जब पढ़ाई करेंगे तो हम बिल्कुल वैसे ही टॉपिक वाइज चलेंगे जैसा हमारे टेक्स्ट बुक में। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, आप नोट्स प्रॉपरली, जितनी चीज़ें मैं आपको लिखवाऊंगा उतना लिखना है, प्लस उसके अलावा मैं कुछ काम दूंगा वो भी आपको करना है। और नोट्स के बाद आपको हर एक क्वेश्चन अपने नोट्स में, एवरी क्वेश्चन कितनी बार कम करना है, कम से कम मिनिमम 3 टाइम्स और 5 टाइम्स। 5 से ज़्यादा चाहो तो वो आपकी श्रद्धा है, लेकिन मैं चाहूँगा कि कम से कम 3 बार हर एक बच्चा हर एक क्वेश्चन को करे। क्योंकि अगर आप 3 से कम करते हो तो आपको रिटेंशन पावर बहुत कम होगी। एग्ज़ाम तक आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि यहाँ पे इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और कंफ्यूजिंग बहुत ज़्यादा है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है कि कम से कम नहीं तो 3 बार आप उन कॉन्सेप्ट्स को ज़रूर करें। नेक्स्ट, जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि हमारे एग्ज़ाम में जो भी चीज़ आ रही है वो सारी की सारी आ कहाँ से रही है। आप कितने भी पिछले क्वेश्चन देख लो, सब टेक्स्ट बुक के हैं। अब ये मत बोलना सर एग्जैक्टली नहीं है, तो भाई फिगर एक आध जीरो एक्स्ट्रा होती है, राम की जगह शाम होता है, बट कंसेप्चुअली जो वो चीज़ पूछ रहा है, जो वो एडजस्टमेंट पूछ रहा है, जो वो पॉइंट पूछ रहा है, वो सारा का सारा आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन से ही एज इट इज होकर आता है। मतलब टेक्स्ट बुक को आपको 100% कवर करना है, यहाँ वहाँ कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जो एडिशनल चीज़ होगी वो सारी चीज़ें मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। और बाकी एक ही चीज़ है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है ये कि किसी भी कॉन्सेप्ट को करते समय आप क्यों उस कॉन्सेप्ट को कर रहे हो ये पता होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट तो देखो आप बहुत आराम से कर लोगे, लेकिन अगर आपको ये पता होगा कि ऐसा क्यों हुआ है तो दैट मीन्स आपके दिमाग में उसकी रिटेंशन पावर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। एंड क्यों, अगर आप आंसर कर सकते हो कि भाई ऐसा क्यों हुआ है, सो दैट मीन्स आप लॉन्ग टर्म के लिए उसको समझ जाओगे, ठीक है। और बस जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ, जितना मैं करवा रहा हूँ उतना ही करना। फॉर श्योर मिनिमम 60 मार्क्स, दैट मीन्स एग्जाम्शन आराम से आ जाएगी, बहुत आराम से। लेकिन आपको बहुत सिस्टमेटिकली चलना पड़ेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम अपना फर्स्ट टॉपिक, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ओके, सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम कर रहे हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो बच्चों आपको ये समझना पड़ेगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम पढ़ते क्यों हैं, क्या रीज़न होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करने का। अच्छा, हैंड राइटिंग थोड़ी सी ख़राब रहेगी, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसे भी जो टैलेंटेड लोग होते हैं उनकी हैंड राइटिंग ख़राब होती है, ऐसा मैंने सुना था। ओके, सो वी आर डूइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये बच्चों कि हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ते क्यों हैं या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए किसने। तो आपको पता है हमारी आइस इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है। क्या रीज़न होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करने का, तो भैया हमारे देश में जितनी भी कंपनीज हैं, चाहे आप कंपनीज बोल लो या कोई और ऑर्गेनाइजेशन और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन जो इकोनॉमिक मतलब पैसों से रिलेटेड काम करे, सो वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। पैसा आना चाहिए, चाहे उसका एम पैसा कमाना हो या ना हो, एनजीओज भी हो सकती हैं। सो यहाँ पे पब्लिक का पैसा लगता है, कुछ लोग अपनी जेब से कर रहे हैं, ये हमारे देश के रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, लैंड यूज़ कर रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ यूज़ कर रहे हैं। ढेर सारे लोगों को इन्होंने अपना एम्प्लॉय बना रखा है, उनको कितना पैसा दे रहे हैं। इसी सारी चीज़ों के लिए, इन्हीं सारी चीज़ों के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली इनसे कुछ डिस्क्लोजर मांगता है। डिस्क्लोजर मतलब कि बताओ भाई कितने एम्प्लॉय रखे हैं, उन्हें कितना पैसा दे रहे हो, कितने रुपए का शेयर है, एटसेट्रा। और प्लस कि इनकम, कि आप पैसा कितना कमाते हो। सिर्फ इनकम नहीं, इनकम के अलावा भी ढेर सारी चीज़ों का रिकॉग्निशन एंड उनका मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब कि कैसे आप उनको मेजर करते हो। एक छोटा सा एग्जांपल, लाइक अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 की, सो हम स्टॉक को कैसे वैल्यू करते हैं, एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो मेजर करने का एक तरीका है। सिमिलरली इन रिकॉग्निशन के लिए AS9 हम पढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें, एंड फिर क्या क्या चीज़ें हमें डिस्क्लोज करनी होती है, ठीक है। अब मैं आपसे बात करता हूँ एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। अब आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है, बोलो बच्चों क्या क्या आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सबसे पहला आता है मेरे पास स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है।
फिर आता है मेरे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। और आती है मेरे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के बाद आते हैं हमारे पास नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है। तो अगर मैं किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहा हूँ बच्चों, तो ये कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। लेकिन आप गूगल करो ज़रा, डाबर कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये कितने पेजेस में आ जाएगी? सब न्यूमरिक फिगर में होता है, ये मैक्सिमम टू 10 to 15 पेजेस लेगी। लेकिन आप खुद गूगल करना कि डाबर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो टोटल आपको 100+ पेजेस पे मिलेगी। तो ये 100+ पेजेस में है क्या? वो 100+ पेजेस में से ये वाले जो 10-15 पेजेस है, ये तो आपके रिप्रेजेंटेशन के हैं। क्या रिप्रेजेंटेशन? आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी फाइनेंशियल रिजल्ट, क्या काम किया आपने, पोजीशन, रिजल्ट एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। सो ये सारी चीजें बताई जाती हैं हमारे पास 10 से 15 पेजों में। सो अगर 100+ पेज है तो रिमेनिंग जो 85-90 पेजेस हैं, वहां पे क्या चीज दिखाई जाती है? तो वहां पे होते हैं बच्चों डिस्क्लोजर्स। डिस्क्लोजर मतलब कि कंपनी को क्या क्या चीजें डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट है, जिस तरीके से काम करना है क्या कंपनी वैसे कर रही है। कंपनी के ऊपर बहुत सारे एक्ट, कंपनीज एक्ट तो सबसे बेसिक एक्ट हो गया, इसके अलावा ढेर सारे एक्ट्स लगते हैं। लिस्टेड कंपनी है तो सेबी का एक्ट उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। इसी तरीके से बहुत सारे एक्ट्स उन पे एप्लीकेबल होते हैं। तो हर एक एक्ट के अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ डिस्क्लोजर होते हैं, और अपने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनके हिसाब से डिस्क्लोजर अलग हो गए। सो ये जो रिमेनिंग 10-15 में से जो 85 to 90 पेजेस हैं, ये पेजेस किस चीज के होते हैं बच्चों? ये पेजेस होते हैं हमारे पास डिस्क्लोजर के, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक बेसिक बातें ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं अपना 1 by 1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चलेंगे। आपको याद रखना है कि जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं सब कुछ थ्योरेटिकल है, कुछ प्रैक्टिकल है। जो स्टार्टिंग अगर मैं ब्रेकअप करूं, आपकी जितने भी स्टार्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, अगर मैं बात करता हूं AS1 से लेके AS15 तक, ठीक है। AS1 से AS15 तक की अगर मैं बात करूं, इवन नॉट 15, AS13 तक की मैं बात करूं, तो ये आपके थ्योरी बेस्ड ज़्यादा, ऐसा नहीं है प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरी बेस्ड है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, जो 2 मार्क्स तक के होते हैं, ठीक है। लेकिन 13 के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं AS14 अमालगमेशन, वो तो हम अलग से ही पूरा का पूरा करेंगे। सो AS15 से लेके जब हम 29 तक करेंगे, यहाँ से आपके पास किसी भी एज पे कुछ प्रैक्टिकल चीज़ आ सकती है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। सो याद रखना है, जब AS15 से 29 आप बढ़ोगे तो वहाँ पे सारे के सारे बहुत ज़्यादा टेक्निकल और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होंगे, जिनके क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करने होंगे। अच्छी बात यह है कि बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो बस यही सारी चीज़ें हमें करनी है। अब हम शुरू करते हैं अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 से। ओके, चलो बच्चों, तो शुरू करते हैं हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1, AS1। व्हाट इज AS1? इट इज डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। बहुत इजी है, बहुत रेयर चांसेस हैं इससे कुछ रिलेटेड एग्जाम में आएगा। ओके, डिस्क्लोजर्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज की हम बात करते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती है? अब आपको पता है कि हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग तो चलती है। अब उस अकाउंटिंग में क्या पॉलिसी हो सकती है, किस किस चीज़ से रिलेटेड? हर एक चीज़ से रिलेटेड अपनी कुछ पॉलिसी होती है, तो उसी पॉलिसी से रिलेटेड यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। अच्छा, सबसे पहले इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जो अंदर हैं वो 3 कोर चीज़ें हैं। 3 में से पहली है आपकी बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशंस, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ है हमारे पास बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशंस। दैट मीन्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब अकाउंटिंग करती है तो उसको ये अजम्पशंस लेनी ज़रूरी है। याद रखना बच्चों, जब मैंने अजम्पशंस बोला तो दीज आर अजम्पशंस, दीज आर नॉट मैंडेटरी एप्लीकेबल ऑन दी कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर जस्ट अजम्पशंस, ठीक है। सो पहली चीज़ हमें पढ़नी है अकाउंटिंग अजम्पशंस। दूसरी चीज़ पढ़नी है वो चीज़ें, फैक्टर्स
governing selection of accounting policy. सिलेक्शन ऑफ एपी लिख रहा हूँ, इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी। ठीक है, आंध्र प्रदेश मत समझना उसको, कि अकाउंटिंग पॉलिसी को सेलेक्ट करते समय हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। एंड थर्ड, डिस्क्लोजर। सो सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 में मेरे को ये 3 चीज़ें कवर करनी है। तो शुरू करता हूँ मैं फर्स्ट पॉइंट से। पहला पॉइंट है मेरे पास बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशंस। बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशंस आपको याद रखना है बच्चों। आपने ना जब छोटे छोटे थे, आप 11वीं क्लास में थे, तब आपने ढेर सारे अकाउंटिंग से रिलेटेड प्रिंसिपल्स पढ़े थे। उन्हीं प्रिंसिपल्स में से कुछ आप फैक्टर्स गवर्निंग में पढ़ोगे, एक नया आएगा जो आपने आज तक कभी नहीं पढ़ा, एंड उन्हीं में से कुछ अजम्पशंस हैं। याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क का बहुत बार आया है, ये पोर्शन भी आपका और ये पोर्शन भी। सिर्फ इतना पूछता है, विच अमंग द फॉलोइंग आर अकाउंटिंग अजम्पशन। अब जो 3 आपको मैं अब बता रहा हूँ, यही 3 आपको याद रखनी है। तो हमारे पास बच्चों एक वर्ड याद रखना आप, CAG, कैग। कैग आपको पता होगा, कॉम्प्ट्रोरल ऑडिटर जनरल। कॉम्प्ट्रोरल का मतलब होता है फाइनेंशियल कंट्रोलर, जो हमारी सारी के सारे सरकारी संस्थाओं का, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करती है। सो CAG याद रखना। हमारे पास जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के हिसाब से बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशन है, वो भी क्या है, वो है हमारे पास CAG। सबसे पहली C फॉर कंसिस्टेंसी। और मतलब समझ लेना क्या है, मतलब डिफाइन करने को आपको एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आएगा। अक्रूवल एंड गोइंग कंसर्न। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। सो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल कहता है टू बी कंसिस्टेंट विद द principles, accounting assumptions, accounting methods, accounting formulas, so that the figures will remain comparable in different years. ठीक है, कंसिस्टेंसी कहता है कि एक बार जो प्रिंसिपल, जो मेथड आपने फॉलो कर दिया, उसको लगातार फॉलो करो। एक ही तरीकों से जब आप चीज़ों को करोगे, एक ही तरह से जब चीज़ों को करोगे, वो हमेशा कंपेरेबल बनी रहेगी। और सबसे इजी एग्जांपल इसके लिए मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। कि मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, आपने एक मेथड रख लिया, इसको हमेशा सेम ही रखो। लाइक मैं कहता हूँ कि मैं SLM 10% ले लेता हूँ, और हर साल मैं SLM 10% से ही अपना डेप्रिसिएशन चार्ज करता हूँ। सो मेरा प्लांट एंड मशीनरी कंपेरेबल बना रहेगा। वहीं आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आप अपनी प्लांट एंड मशीनरी पे कभी 10% SLM लगाते हो, कभी 5% WDV लगाते हो, फिर 20% SLM, फिर 25% WDV। सो आपकी जो ये 3-4 साल की फिगर्स होगी प्लांट एंड मशीनरी की, ये कंपेरेबल नहीं बनेगी। सो इसीलिए चीज़ें कंपेरेबल बनी रहे, चाहे हम इंटर कंपैरिजन की बात करें या इंट्रा कंपैरिजन, मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस। सो हमारे पास कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल उस चीज़ को कंपेरेबल बनाता है। ठीक है, सो वंस द मेथड, पॉलिसीज, rules, regulations, whatever, once they are set, they should be remain same in future. ठीक है, एंड व्हाट इज द एम, एम है बच्चों उसका कंपैरिजन। याद रखना, ताकि डिफरेंट ईयर की जो फिगर्स हैं वो कंपेरेबल बने रहे। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरे पास एक्रूअल कॉन्सेप्ट। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा दूसरे कॉन्सेप्ट में, जो कहता है देयर आर 2 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट इज कैश बेसिस अकाउंटिंग। जो कैश बेसिस अकाउंटिंग जो थी ना हमारे पास, ये थी हमारे पास आम जिंदगी। वेयर एज अगर मैं बात करूं अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग की, तो ये है हमारे पास मेंटोस जिंदगी। सो कैश बेसिस अकाउंटिंग कहता था कि भैया आपके पास जब हाथ में कैश आ जाएगा, उसके बाद ही आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे। अब इससे खामियाजा क्या भुगतना पड़ता था कि सबसे पहले आप सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया एसेट पे, क्या इसको आप रिकॉर्ड कर सकते हो? आंसर इज नो। इसीलिए देखा गया कि भैया irrespective of intake or giving cash, irrespective of payment or receipt of cash, record each and every transaction। ठीक है, सो एक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भैया जब भी आप किसी ट्रांजैक्शन में घुस रहे हो, ये कहता है कि भैया रिकॉर्ड एवरी ट्रांजैक्शन। याद रखना, ट्रांजैक्शन की बात आती है तो ऑफ कोर्स वो चीज इन टर्म्स ऑफ मनी होनी चाहिए।
record every transaction irrespective of actual receipt and payment. सो जब एक्रूअल कॉन्सेप्ट फॉलो होने लगा, क्योंकि पहले तो कैश बेसिस चलता था। अगर मैं आज से 20-25 साल पहले की बातें करूं, जब हम इतने अच्छे, आज तो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, जब इतने संसाधन या डेवलपमेंट नहीं था, तब कैश बेसिस पे काम चलता था। लेकिन आज एक्रूअल बेसिस पे काम चलता है, और इसीलिए सारी की सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। और आपके रिकॉर्ड्स कैसे बनते हैं? कंप्लीट रिकॉर्ड। वहीं अगर मैं कैश बेसिस की बात करूं, यहाँ पे बच्चों जो रिकॉर्ड बनते थे कैश बेसिस अकाउंटिंग में, वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होते थे। और क्योंकि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होते थे तो दे आर नॉट रिलायबल, वेयर एज अगर कंप्लीट रिकॉर्ड्स बन रहे हैं तो दे आर रिलायबल। कैश बेसिस को ही हम सिंगल एंट्री कहते थे, अक्रूवल को हम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। एंड याद रखना, अगर मैंने कहा कि कैश बेसिस को हम सिंगल एंट्री कहते थे, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। हो क्या जाओगे? होते हैं सारे बच्चे। हम कैश बेसिस को क्या बोलते थे, क्या बोलते हैं बल्कि, सिंगल एंट्री सिस्टम। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई एक्रूअल बेसिस डबल एंट्री सिस्टम है, आप बोलोगे सर उसमें क्या बात है, हमें पता है। मैं कहता हूँ क्यों डबल एंट्री सिस्टम है, तो आप कहोगे सर हर एंट्री के डबल इफेक्ट होते हैं, डेबिट भी क्रेडिट भी। तो मैं कहता हूँ ठीक है, कैश बेसिस को सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में हर ट्रांजेक्शन के कितने इफेक्ट होते हैं? तो मोस्टली बच्चे क्या बोलते हैं कि सर सिंगल इफेक्ट होते हैं। तो अगर आप बोलते हो, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपके ऑब्जेक्टिव में, कि सिंगल एंट्री सिस्टम में कितने इफेक्ट्स लिए जाते हैं ट्रांजेक्शन के, बच्चे कहते हैं सिंगल। आंसर इज रॉन्ग। याद रखना बच्चों, अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम किसी भी ट्रांजैक्शन के सिंगल इफेक्ट नहीं लिए जाते। डिपेंड करता है कि वो किस टाइप की ट्रांजैक्शन है। हो सकता है उस टाइप के डुअल इफेक्ट लिए जाएं, डबल इफेक्ट लिए जाए, हो सकता है उसके सिंगल इफेक्ट को लिया जाए, या हो सकता है उसके किसी भी इफेक्ट को ना लिया जाए। ठीक है। अब आप ये कैसे कंफर्म करोगे कि सर डबल इम्पैक्ट होगा, सिंगल इम्पैक्ट होगा या नील इम्पैक्ट होगा? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है बच्चों, ये ग्रीन से मैं जितनी भी चीजें लिख रहा हूँ ये आपको ऐसी बताने के लिए, नोट्स आपका यही रेड ब्लू एंड ब्लैक से रहेंगे। ठीक है। सो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मान लो बच्चों, मान लो जब हम कैश बेसिस अकाउंटिंग करते हैं तो हम तो सिर्फ कैश अकाउंट बनाते हैं और पर्सनल अकाउंट बनाते हैं, इसके अलावा दूसरे अकाउंट बनते ही नहीं है। तो दैट मीन्स अगर मैं कहता हूं कि आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, बोलो डबल एंट्री में क्या एंट्री होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, डेप्रिसिएशन आ गया, डेबिट हो गया, एक्सपेंस है, एंड एसेट आपने कम कर दिया क्योंकि एसेट की वैल्यू कम हो रही है। सो अगर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो तो कोई एंट्री नहीं होती सिंगल एंट्री सिस्टम में। लेकिन अगर आपने एक एसेट खरीदा या एक एक्सपेंस किया, ठीक है, कोई भी एक्सपेंस पेड है, जैसे आपने रेंट पे किया बच्चों, तो रेंट पे करने की सिंगल एंट्री होगी आपकी, क्योंकि जर्नल एंट्री होती है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, एंड रेंट आप रिकॉग्नाइज करोगे नहीं, क्यों? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट सिंगल एंट्री सिस्टम में बनाए ही नहीं जाते। ठीक है। एंड देन आता है हमारे पास डबल। तो आप किसी बंदे को पे कर रहे हो, जैसे आपने किसी राम से रिसीव किया या पे किया, या राम ने पे किया आपको, तो आप एंट्री कर दोगे कैश अकाउंट डेबिट टू राम। सो इस एंट्री की डुअल ट्रीटमेंट आ गई। तो देखा बच्चों आपने कि डिपेंड करता है हमारे पास कि किस टाइप की ट्रांजैक्शन है, उसके नील इफेक्ट भी हो सकते हैं, सिंगल इफेक्ट भी हो सकते हैं, और डबल इफेक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक बात हो गई मेरे पास सिंगल एंट्री और डबल एंट्री की, थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो गई ये बातें। याद रखना, ये जो सिंगल एंट्री का ये वाला सीन है ना, ये आप बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई होने के बाद भी इसको समझ नहीं पाते, तो आप बहुत ध्यान से इसको याद रखना। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम चलते हैं गोइंग कंसर्न के बाद, थर्ड पे विच इज गोइंग कंसर्न। ये सबको पता होगा, ये कहता है कि भाई कोई भी बिजनेस हो ना, वो हमेशा चलता रहे, कोई भी बिजनेस हो वो कंटिन्यूअसली आगे बढ़ता रहे, और कोई इंटेंशन ना हो बिजनेस के ऑपरेशन को खत्म करने की, बिजनेस के ऑपरेशन को बंद करने की। बिजनेस हमेशा कंटिन्यूअसली चलता रहेगा विद एम ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो उसको करना ही करना है, और इसके साथ साथ उसको हमेशा डाइवर्सिफिकेशन करनी है, अपने बिजनेस को बड़ा करना है, फैलाना है। कोई भी ये नहीं सोचेगा कि मुझे अपना बिजनेस फ्यूचर में बंद करना है। कोई इंटेंशन
बिजनेस को बंद करने की नहीं होगी। सो दिस इज कॉल्ड एज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने कर लिए। अब हम चलते हैं फैक्टर्स गवर्निंग सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। फैक्टर्स गवर्निंग सिलेक्शन ऑफ, एपी लिख रहा हूं बच्चों, अकाउंटिंग पॉलिसीज, कि किन किन चीजों का ध्यान रखा जाए अकाउंटिंग पॉलिसीज को सेलेक्ट करते हुए। तो तीन बातें कहता है बच्चों ये। सबसे पहली बात प्रूडेंस, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है मेरे पास कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी। अगर आपको इनका मतलब पता है ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मतलब नहीं पता तो इनका मतलब पता होना बहुत जरूरी है। वो जो तीन पहले करे हमने, कंसिस्टेंसी, एक्रूवल एंड गोइंग कंसर्न एंड ये थिंग। नेक्स्ट आता है हमारे पास सब्सटेंस ओवर फॉर्म। बच्चों ये सब्सटेंस ओवर फॉर्म आपने पहले शायद ना सुना हो, ऐसे तो एंटर करके आए हो, आपने सुना होगा, बट हो सकता है याद ना हो। सो सबसे पहले चलता हूं मैं कंजर्वेटिज्म की तरफ। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म कहता है कि कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी आप बना रहे हो तो याद रखना उसमें आप अपने लॉसेस को ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे हम लॉसेस पे। दैट मीन्स लॉसेस को जल्दी रिकॉग्नाइज किया जाएगा। इवन मैं लॉसेस ना बोल के इनको ऑब्लिगेशन बोल सकता हूँ, कि फ्यूचर में अगर आपको कोई नुकसान होने वाला है तो आप उस नुकसान के लिए अभी से ही कोई ना कोई एक्शन लोगे। अगर इसे बोलते हैं, अगर लॉसेस, कैसे लॉसेस बच्चों, कोई सर्टेन लॉस है, आपको आने वाले भविष्य में कुछ दिखता है कि भैया कहीं ना कहीं कुछ नुकसान होने वाला है, तो अगर आपको क्लियर है कि भाई कुछ सर्टेन लॉस है, तो उसके लिए पहली चीज आप ऐसे है कि आप उसके लिए पहले ही प्रोविजन क्रिएट कर दो। दैट मीन्स पहले ही मान लो कि ये लॉस तो होने ही वाला है और अपनी इनकम को कम कर दो। ये तो है उसके अगेंस्ट प्रोविजन बनाने का। दूसरा, आप उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करो, उसको कम करने की कोशिश करो इफ पॉसिबल, अगर हो सकता है तो। ठीक है, और अगर आपको फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाले हैं, कुछ सर्टेन प्रॉफिट्स हैं कि भाई आपको पता है कि 6 महीने बाद कुछ प्रॉफिट होने वाला है, तो इस प्रॉफिट को या इनकम को भूल जाओ। इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। आने वाला पैसा तो आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझदार व्यक्ति कौन, जो जाने वाले पैसे के लिए पहले ही प्रोविजन बना दे या उसको कम करने का ट्राई करे। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं बच्चों। मैंने गुड्स बेचे किसी को क्रेडिट पे। अब मैंने 100 लोगों को क्रेडिट पे सामान बेचा, जिसमें से 2 लोग ऐसे थे मुझे पता था यार शायद ये पैसे नहीं देंगे, तो पहले ही मैंने उनके लिए प्रोविजन बना लिया, कि मैंने पहले ही मान लिया कि भाई ये लोग तो पैसे देंगे नहीं, जैसे आप प्रोविजन फॉर डेटर्स देखते हो। लेकिन प्रोविजन फॉर बैड डेट या प्रोविजन फॉर डेटर बनाने के बाद मैंने उनको एक लालच वाला वो दिया। मैंने कहा कि भैया तुम लोगों को 10,000 की पेमेंट करनी है, और अगर तुमने पेमेंट नहीं करी तो मेरे पास राइट तो रहेगा तुम्हारे अगेंस्ट लीगल एक्शन लेने का। तो ऐसा करो, तुम 5,000 दो, तुम 2,000 दो और फुल सेटलमेंट कर लो। तो अगर ये 2,000 का जो मैंने ऑफर दिया है वो एक्सेप्ट हो जाए, तो सामने वाली पार्टी जो पहले मेरे को 1 रुपए भी नहीं दे रही थी, वो मुझे शायद 2,000 रुपए दे, और जो मेरा 10,000 का डेटर था या 10,000 का जो नुकसान था मैं उसको रिस्ट्रिक्ट कर दूं 8,000 पे। सो मैंने अपने नुकसान को मिनिमाइज कर लिया। सो यही कहता है कि आप कोई भी पॉलिसी इस तरीके से बनाओ कि आप अपने लॉसेस को कम करो, एंड पहले ही लॉसेस के अगेंस्ट आप प्रोविजन क्रिएट करके रखो। ओके, नेक्स्ट आता है बच्चों मटीरियलिटी। इसके साथ एक बहुत गलत फहमी है। पहले तो मैं मटीरियलिटी का मतलब बताऊं। मटीरियलिटी का मतलब होता है बच्चों इंपॉर्टेंट। कोई भी आइटम विच इज अकाउंटिंग आइटम या फिर आपके बिजनेस का कोई भी आइटम आपके लिए मटीरियल होता है, इंपॉर्टेंट होता है, अगर उसके साथ की गई कोई भी छेड़छाड़ या कोई भी गलत चीज बिजनेस को एडवर्सली इफेक्ट करे। अगर बिजनेस उससे एडवर्सली इफेक्ट होता है तो दैट मीन्स वो पर्टिकुलर चीज आपके लिए मटेरियल है। अगर इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूं जस्ट लिंक करने के लिए, तो बच्चों हमारी फैमिली जो होती है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो वो मटेरियल है। यहाँ मटेरियल का मतलब आप सामान मत समझना, ठीक है। तो मटेरियल का मतलब आप यहाँ सामान मत समझना। तो
फैमिली में अगर कभी किसी को कुछ हो जाता है, स्पेशली मम्मी को, तो हम सब लोग टेंशन में आ जाते हैं कि भैया क्या होगा, कैसे होगा, एंड सबका जो एक पूरा सिस्टम होता है घर में वो हिल जाता है। वेयर एज अगर कहीं पड़ोस में किसी की तबीयत खराब है तो अपने को क्या। सो दैट मीन्स एक चीज़ जो मेरे लिए मटीरियल है, कोई दूसरी सेम चीज़ ज़रूरी नहीं है वो मेरे लिए मटीरियल हो। या हो सकता है किसी के लिए किसी की मदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए हो सकता है कि शायद वाइफ या पापा या भाई कोई और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। सो एट अ सेम टाइम एक ही चीज़ सबके लिए मटीरियल नहीं हो सकती, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको अकाउंटिंग में समझाता हूँ। तो कहता है मटीरियल मीन्स एनीथिंग विच इज इंपॉर्टेंट टू द बिजनेस और विच कैन एडवर्सली इफेक्ट द बिजनेस। ये एडवर्सली मैंने मटीरियल लिख दिया, यस, विच कैन एडवर्सली अफेक्ट द बिजनेस। ठीक है, सो एडवर्स इफेक्ट ऑन बिजनेस। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ बच्चों। मान लो मेरा एक बिजनेस है, मेरे बिजनेस की टर्नओवर है या फिर मेरा जो बैलेंस शीट है उसकी वैल्यू है, बिजनेस की जो टोटल वैल्यू है वो है मेरे पास 10 लाख रुपए की, एंड मेरे पास एक प्लांट एंड मशीनरी है जिसकी वैल्यू है 8 लाख रुपए की। ठीक है, सो बैलेंस शीट की टोटल वैल्यू मैं ले रहा हूँ 10 लाख रुपए और 8 लाख रुपए है मेरी एसेट की वैल्यू। सो दैट मीन्स ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ये मेरे पास एक मटीरियल आइटम है। अब काफ़ी सारे बच्चे कहते हैं कि मटीरियल आइटम को रिकॉर्ड करना चाहिए, तो ये तो कोई नई बात है नहीं, हमें पता है कि भाई हम तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, मटेरियल चीज़ तो ज़्यादा हैवी पैसे की होती है। मैं तो एक 2 रुपए की चाय भी मिलाई होगी उसको भी रिकॉर्ड करता हूँ पेटी एक्सपेंसेस में। दैट मीन्स रिकॉर्डिंग तो हर चीज़ की होती है। अगर आप ये कहते हो कि मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि मटीरियल चीज़ों को रिकॉर्ड करो तो आप गलत हो। रिकॉर्डिंग हर चीज़ की होती है, बट मटीरियल के साथ आपको ड्यू केयर या ड्यू डिलीजेंस हमें जो कहते हैं, बहुत ज़्यादा केयर के साथ आपको उसके ऊपर काम करना है, उसकी अकाउंटिंग करते समय भी। ठीक है, जब आप उस पर्टिकुलर चीज की अकाउंटिंग कर रहे हो तब भी, या फिर आप उसकी फिजिकली बात करो तब भी, फिजिकली भी और अकाउंटिंग वाइज ड्यू केयर करनी है। तो जैसे मैंने बच्चों ये एग्जांपल लिया कि मेरे पास प्लांट मशीनरी है 8 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए की मेरी बैलेंस शीट है। तो अगर मैं अपनी बैलेंस शीट में इस 8 लाख में एक जीरो आगे पीछे कर दूं, एक्स्ट्रा लगा दूं या कम कर दूं, मेरी बैलेंस शीट बुरी तरीके से हिल जाएगी। ठीक है, ये तो पहला था, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गलत कर दी, बैलेंस शीट की फिगर गलत होगी, अपने आप डेप्रिसिएशन की फिगर गलत हो जाएगी, डेप्रिसिएशन की फिगर गलत होगी, अपने आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गलत हो जाएगा। सो दैट मीन्स बिजनेस को एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, बैलेंस शीट पूरी तरीके से हिल जाएगी। और इसके अलावा अगर इस प्लांट एंड मशीनरी में कोई फिजिकली डिस्ट्रक्शन हो जाए, कोई टूट फूट हो जाए, तो आपको पता है ये बिजनेस कहीं ना कहीं, अगर 8 लाख की मशीनरी है तो इसी पे सारा का सारा प्रोडक्शन होगा। सो अगर मशीनरी में किसी तरीके का डिस्ट्रक्शन हो जाए तो आपकी प्रोडक्शन रुकेगी, प्रोडक्शन रुकेगी, फ्यूचर में सेल्स रुकेगी, सेल्स रुकेगी, फ्यूचर में मार्केट शेयर कम होगा। सो बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट फ्यूचर में बिजनेस को मिलेंगे। इसीलिए बिजनेस क्या चाहेगा कि भाई प्लांट एंड मशीनरी मेरा मटेरियल आइटम है और इस मटेरियल आइटम को बहुत खुशी से, बहुत हैप्पीनेस से ठीक ठाक रखना है ताकि बिजनेस चलता रहे। वहीं दूसरी बात बच्चों, एक चीज जो किसी एक बिजनेस के लिए मटेरियल है, जरूरी नहीं है कि वो किसी दूसरे बिजनेस के लिए भी मटेरियल हो। जैसे मैंने ये बिजनेस की बात करी थी, ये था किसी एक्स का बिजनेस मान लो। सिमिलरली हो सकता है कि कोई मुकेश अंबानी नाम का एक बंदा है, मान लेते हैं, तो मुकेश अंबानी के पास भी ऐसी एक मशीनरी पड़ी है, पर मुकेश अंबानी की टोटल जो बैलेंस शीट आप कंसोलिडेटेड देखते हो उसमें कितनी फिगर होती है। सो कम से कम अगर मैं लैक्स की बात करूं, लैक्स की तो छोड़ो, वहां तो करोड़ में होती है, कम से कम बच्चों 10,000 करोड़ रुपीस। तो 10,000 ये है, इसके अलावा 7 जीरो आप और लगा लो तो टोटल हमारे पास 11 जीरोस आ गए। और वहां पे भी आपके पास सेम ऐसा एक प्लांट एंड मशीनरी पड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू 8 लाख है। अब मैं कहता हूं कि क्या ये 8 लाख की मशीन इनके लिए मटेरियल है? यस और नो? आंसर इज नो, ये इनके लिए मटेरियल नहीं है, क्योंकि टोटल बिजनेस की वैल्यू के कंपैरिजन में अगर मैं प्रोपोर्शनेटली इसको देखता हूं तो बहुत छोटी वैल्यू है, इसके लिए बहुत बड़ी वैल्यू है। ऐसा नहीं है इन्हें इफेक्ट नहीं होगा, इफेक्ट होगा, बट उस लेवल पे नहीं होगा जिस लेवल पे एक्स के बिजनेस को हो रहा था। सो एक ही टाइम पे एक चीज किसी के लिए मटेरियल हो सकती है, किसी के लिए मटेरियल नहीं हो सकती है। So this is the concept of materiality. Whatever is material to the business can adversely affect the business, and we should take special care while giving them accounting treatment and physically also. ठीक है,
एंड नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म। अब ये सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या होता है? सब्सटेंस ओवर फॉर्म कहता है कि किसी भी चीज की आप अगर इफेक्ट देखो, आप सबने इंटर में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखा है। जब हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ते हैं तो ओनरशिप की बात कही है, तो ये कहता है कि भाई हर एक ट्रांजैक्शन के, किसी भी ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स हो सकते हैं, दो टाइप के इफेक्ट। एक होता है उसका लीगल इफेक्ट विच बिलोंग्स टू ओनरशिप, कि किसकी ओनरशिप है, किसके पास राइट है। और एक होता है उसका इकोनॉमिक इफेक्ट। इकोनॉमिक इफेक्ट मतलब कि कौन उसको यूज कर रहा है और उससे इकोनॉमिक बेनिफिट उठा रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल बच्चों, हायर परचेज की बात करता हूँ। तो हायर परचेज कहता है कि हायर वेंडर जो है, जो हायर सेलर है, ओनरशिप तो उसकी होती है, बट उस पे डेप्रिसिएशन कौन चार्ज कर रहा होता है? जिसने उसको अपने पास हायर परचेज बेसिस पे ले रखा है। सो यही कॉन्सेप्ट है कि किसी भी ट्रांजैक्शन पे होने वाले लीगल इफेक्ट से हमें मतलब नहीं होता, हमें मतलब होता है उनके इकोनॉमिक इफेक्ट से। और एग्जाम्पल के लिए आप हायर परचेज ले लेना, वरना इनकम टैक्स आप पढ़ के आए हो, वहाँ पे सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन आपने पढ़ा होगा। और डेप्रिसिएशन में कहता है कि अगर आप एक एसेट यूज कर रहे हो, इररिस्पेक्टिव वेदर वो आपने किसी से रेंट पे ले रखा है या फिर किसी और तरीके से ले रखा है, आपकी ओनरशिप नहीं है, स्टिल अगर आप यूज कर रहे हो तो आप उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। सिमिलरली हायर परचेज के केस में एक होता है हमारे पास हायर वेंडर या जिसे हम हायर सेलर कहते हैं, और एक होता है मेरे पास हायर परचेजर। अब नॉर्मली बच्चों अगर मैं ओनरशिप की बात करूं, तो स्टार्टिंग में ओनरशिप किसकी रहती है? हायर वेंडर की। कब तक ओनरशिप रहती है? जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे ना हो जाए। तो मान लो कि आज ही मैंने एसेट दिया है और 5 साल तक उसकी पेमेंट होनी है इंस्टॉलमेंट की, तो 5 साल बाद हायर परचेजर को वो एसेट मिलेगा, उसको ओनरशिप मिलेगी। लेकिन ये फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ही उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करने लग जाता है। सो एसेट पे ओनरशिप हायर वेंडर की, लेकिन अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कौन दिखा रहा है? हायर परचेजर। तो यही कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास इकोनॉमिक इफेक्ट का। ठीक है, सो लीगल इफेक्ट से अपने को कोई मतलब नहीं है, अपने को इकोनॉमिक या अकाउंटिंग इफेक्ट्स देखने होते हैं। ठीक है बच्चों, सो ये भी हमारे पास बात खत्म हुई, और अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट अब आ जाएगा मेरे पास डिस्क्लोजर्स अंडर डिस्क्लोजर्स अंडर AS1। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में क्या क्या डिस्क्लोजर होते हैं? सबसे पहले ऑल दी सिग्निफिकेंट पॉलिसीज, जितनी भी सिग्निफिकेंट पॉलिसी या इंपॉर्टेंट पॉलिसी होती है वो सारी की सारी डिस्क्लोज करनी है। ऑल significant policies, significant accounting policies, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अगर किसी भी पॉलिसी में आपने किसी प्रकार का चेंज किया है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, अगर कोई अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई चेंज किया है तो वो चेंज डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एंड थर्ड पॉइंट, अमाउंट ऑफ चेंज ड्यू टू चेंज इन AP, ड्यू टू चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। सो आपने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करी, फॉर एग्जाम्पल मैंने मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन SLM से WDV कर दिया। तो अगर मैं SLM से WDV मेथड कर दूंगा तो इसके दो इम्पैक्ट होंगे बच्चों। क्या इम्पैक्ट होंगे? आपकी जो एसेट होगा, मान लो एक मशीनरी है और एक डेप्रिसिएशन है, मशीनरी की वैल्यू में कुछ चेंज आएगा और डेप्रिसिएशन की वैल्यू में भी कुछ चेंज आएगा। या तो डेप्रिसिएशन बढ़ जाएगा या घट जाएगा, उसके जस्ट ऑपोजिट मशीनरी बढ़ जाएगी या घट जाएगी। और ये जितने अमाउंट से चेंज हो रहा है, इस चेंज को भी आपको अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा। पहले तो आप बताओगे कि हमने मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज किया है, आगे आप बताओगे उस चेंज की वजह से इतना अमाउंट से मशीनरी ऊपर नीचे हो रही है और इतने अमाउंट से डेप्रिसिएशन ऊपर नीचे हो रहा है। तो दिस इज द ओनली थिंग विच वी हैव टू कवर अंडर AS1। आगे बढ़ते हैं बच्चों अब AS2 की तरफ। AS2 बहुत 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 ही ज़्यादा आसान है। एग्जाम में इससे रिलेटेड एक या दो बार क्वेश्चन भी आ रखे हैं। वैसे आप एक्सपेक्ट करना कि बहुत रेयर चांसेस है, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, सो चलते हैं हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 पे। इतना बड़ा लिखना नहीं था, आगे से ASC लिखूंगा मैं।
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 क्या नाम है इसका? इसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बताता है कि स्टॉक में आप क्या क्या चीज़ें मानते हो। जैसे अभी तक तो हमने क्या माना कि हमारा जो स्टॉक होता था, आपने तो 3 ही पॉइंट्स पढ़े हैं आज तक स्टॉक के लिए, पर AS2 कहता है कि भैया 3 से ज़्यादा स्टॉक होता है और उन सब की वैल्यूएशन के बारे में ये आपको बताएगा। सो वो 3 जो चीज़ें होती हैं वो क्या क्या होती हैं बच्चों हमारे पास? स्टॉक की अगर मैं सिर्फ बात करूं, अभी मैं सिर्फ टाइप्स ऑफ स्टॉक की बात कर रहा हूं, तो सबसे पहला हमारे पास आता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के बाद आता है वर्क इन प्रोग्रेस। इसके बाद आता है हमारे पास फिनिश गुड्स। ओके, सो फिनिश गुड्स के अलावा भी हमारे पास एसेट्स होते हैं। ओके, तो फिनिश गुड्स के अलावा बच्चों आप जब कंज्यूमेबल्स एंड स्टोर्स जिसे आप बोलते हो, कंज्यूमेबल्स लिख देता हूँ, एंड स्पेयर्स। पहले ना हम इन चीज़ों को फिक्स्ड एसेट में डील करते थे, कंज्यूमेबल स्पेयर्स पार्ट्स को, लेकिन अब AS2 में हम इसको पढ़ते हैं। अच्छा, अब AS2 में क्या पहले मतलब बहुत पहले की बात है, इसे बैलेंस शीट के फिक्स्ड एसेट में दिखाया करते थे, लेकिन अब अच्छा, जस्ट रिमेंबर दिस इज पार्ट ऑफ योर स्टॉक। सो अगर आप कभी भी कंप्लीट क्वेश्चन कर रहे हो एक बैलेंस शीट का, जहाँ पे आपको पूरी कंपनी की बैलेंस शीट बनानी है, वहाँ कंज्यूमेबल्स दे रखा है, तो वो स्टॉक की हेडिंग में जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ये तो हो गया बच्चों हमारे पास स्टॉक। अब कहता है कि जब आप स्टॉक को वैल्यू करोगे, आई थिंक सारे बच्चों को रूल पता होगा कि दैट स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट, क्या कहता है यस, कि स्टॉक शुड बी वैल्यूड किस पे वैल्यू करना है? एट लोअर ऑफ आइदर कॉस्ट और NRV। NRV बोले तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ओके, सो व्हाट इज दिस नेट रियलाइजेबल वैल्यू? तो याद रखना बच्चों, नेट रियलाइजेबल वैल्यू का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ तब आता है जब NRV कॉस्ट से कम हो। व्हेन NRV इज लेस देन कॉस्ट। वो बोलोगे सर ये क्या खास बात कह रहे हो, यही बात तो यहाँ लिखी है आपने। ठीक है, सो NRV होता क्या है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है कि हो सकता है कि उस चीज़ को बेचने के लिए मेरे को अपनी जेब से और एक्सपेंस करना पड़े। ठीक है, तो जैसे हो सकता है कि मैं मान लो एक बहुत बड़ा सा मेरा कोई सामान है, लोहे का मैं काम करता हूँ, उसको डिसमेंटल करना है, तो उसको वहाँ से निकालने के लिए हो सकता है मेरे को क्रेन्स की ज़रूरत पड़े, तो उस क्रेन का जो भाड़ा होगा, जो वो क्रेन चला रहा है उसको जो पैसे दूंगा, ये सारे के सारे डिसमेंटलिंग चार्जेस और ऐड हो जाएंगे। हो सकता है किसी को कमीशन पे करनी हो, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आप उसकी सेल वैल्यू से माइनस कर दोगे और आपके पास नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ जाएगी। तो ये कहता है कि आपको हमेशा स्टॉक को इतने पे वैल्यू करना है। उसके बाद जो अगली चीज़ ये कहता है वो कहता है आपको कि आपको जो वैल्यूएशन करना है वो वैल्यूएशन के मेथड क्या होंगे। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक शुड बी डन आइदर एट फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस, और लीफो बेसिस, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगर बच्चों आप कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ते हो तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने लीफो लिख दिया। यस, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जब हम बात करते हैं तो वहाँ फीफो, लीफो एंड वेटेड एवरेज तीनों चलते हैं, लेकिन जब आप अकाउंट्स की बात करते हो तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ फीफो चलता है और वेटेड एवरेज मेथड होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फीफो को लेने के लिए मना करता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अब एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल कर देता हूँ, बहुत ईजी सा एग्जाम्पल है। इसी टाइप का एग्जाम्पल आपके एग्जाम में अगर आता है तो ये एग्जाम्पल बच्चों कम से कम नहीं तो 3 to 4 मार्क्स का होता है। तो ध्यान रखना, एग्जाम्पल बहुत बहुत ज़्यादा इजी है। मान लेते हैं हमें दो चीज़ें दे रखी हैं
चीज़ों से आपको वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालनी है। याद रखना है बच्चों, अगर इस टाइप का आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा होगा तो ये 5-6 मार्क्स का, एंड इवन ये नहीं, इसके अलावा कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन कर रहे हो तो हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज होती है जिसको लाइक यहाँ पे ये है दैट स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, ये स्टेटमेंट लिखना हमारे लिए कंपलसरी हो जाता है। सो मान लेते हैं बच्चों, यहाँ पे मेरे पास दे रखा है स्टॉक, यहाँ दे रखी है उसकी कॉस्ट, यहाँ दे रखी है उसकी एनआरवी, और आपसे पूछा है व्हाट शुड बी इज वैल्यू एज पर AS2। ठीक है, चलो तो मान लेते हैं हमारे पास है मटेरियल A, B, C एंड D, 4 मटेरियल है मेरे पास, चारों की कॉस्ट मैं लेता हूँ 100 रुपये, NRV 90 रुपये, NRV 110 रुपये, NRV 100 रुपये, NRV 85 रुपये, या 85 छोड़ो, 99 रुपीज़। आई डोंट थिंक बच्चों मुझे कुछ भी यहाँ बताने की ज़रूरत है, तो बोलो विच एवर इज लोअर, कितना आएगा 90, दैट मीन्स यहाँ पे वैल्यू ऑफ स्टॉक NRV पे होगा। सिमिलरली यहाँ पे बी में अगर बात करूँ तो 100 रुपीज़, यहाँ पे बात करूँ बोथ आर सेम तो 100 रुपीज़ एंड यहाँ पे 99, एंड आफ्टर दैट हम इन सब का टोटल कर लेते हैं और ये आ जाएगा मेरे पास 189, 389 आ गया मेरे पास। सो 389 इज वैल्यू ऑफ स्टॉक। ठीक है, और इसके बाद या इससे पहले पहले लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है, हमें एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। वो स्टेटमेंट क्या होगी, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 stock should be valued at lower of कॉस्ट और एनआरवी, बस इतनी सी बात आपको लिखनी है और उसके बाद ये आपका सॉल्यूशन का पोर्शन हो गया और फुल मार्क्स मिल गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बट इसमें बच्चों अभी और अगर मैं डिस्कशन करूँ तो यहाँ पे सिर्फ इतना नहीं है, कुछ और भी बातें हमारे पास आती हैं कि जब मैं बात करता हूँ एनआरवी की, कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ, वैसे इतना डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर मैं किसी चीज़ की कॉस्ट की बात करता हूँ तो कॉस्ट का मतलब होता है कि उसकी परचेज कॉस्ट क्या है, परचेज कॉस्ट के साथ साथ उसको बिफोर यूज़ जो जो खर्चे करे हैं वो सारे एक्सपेंसेस को उसमें ऐड कर दो बिफोर यूज़। बट याद रखना उस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर आपने जितने एक्सपेंस करें। फॉर एग्जांपल कैरेज इनवर्ड की बात करूं तो कैरेज इनवर्ड भी आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल में ही ऐड होके मटेरियल कॉस्ट बन जाता है। सिमिलरली अगर एनआरवी की हम बात करते हैं, अगर कॉस्ट की बात करूं तो कोई चीज़ मैंने परचेज करी है तो उसके लिए कॉस्ट होता है, लेकिन अगर मेरे पास फिनिश गुड्स हैं, अच्छा एनआरवी का तो मैंने डिस्कस कर लिया था कि जो भी उसकी सेल वैल्यू होती है उस सेल वैल्यू में से हम क्या माइनस कर लेते हैं, अगर कोई डिसमेंटल कॉस्ट होती है उसकी, तो यहाँ डिसमेंटल कॉस्ट में लिख रहा हूँ, आप इसे समझ लेना कि कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट जो आपको चाहे यहाँ पे इसको यहाँ से हटा के मैं यहाँ ब्रोकरेज या कमीशन लिख देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर है कि अगर आपका स्टॉक बेकार हो जाता है तो आपको उसको बेचने के लिए कुछ कमीशन पे करनी पड़ती है। सो जो भी एक्सपेंस दिया आपने फॉर सेल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक, वहाँ से मेरे को ये मिलती है एनआरवी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बात कर रहे हो वर्क इन प्रोग्रेस की, उसकी कॉस्ट पता करनी है, फिनिश गुड की इसकी कॉस्ट पता करनी है, तो यहाँ पे हमें कन्वर्जन कॉस्ट देखनी होती है। कन्वर्जन कॉस्ट क्या होता है, जब एक रॉ मटेरियल एक फिनिश गुड में चेंज होता है। ठीक है, जब तक एक रॉ मटेरियल फिनिश गुड में चेंज होता है, यहाँ से यहाँ तक होने वाली कॉस्ट को हम बोलते हैं दीज आर कन्वर्जन कॉस्ट। तो कन्वर्जन कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो कन्वर्जन कॉस्ट में क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल नहीं आएगा। याद रखना मटेरियल पे हमें काम करना है तो मटेरियल पे हम पहले तो लेबर की कॉस्ट लगाएंगे एंड इसके अलावा फैक्ट्री के कुछ ओवरहेड्स लगाएंगे, और इसके अलावा हो सकता है आप यहाँ पे अपने एडमिन ओवरहेड्स भी लगा लो, लेकिन सारे एडमिन ओवरहेड्स नहीं, सिर्फ
वो एडमिन ओवरहेड्स विच बिलोंग्स टू प्रोडक्शन। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ इसका। वो एडमिन ओवरहेड जो कहाँ से बिलोंग करता है, प्रोडक्शन से। तो मान लो बच्चों, प्रोडक्शन करने के लिए सारी की सारी लेबर होती है, लेकिन अगर प्रोडक्शन मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर तो एडमिन का बंदा माना जाएगा। सो प्रोडक्शन मैनेजर्स सैलरी, ये एडमिन का खर्चा है, एडमिन ओवरहेड है या एडमिन एक्सपेंस है, बट रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। सो इसको आप कन्वर्जन कॉस्ट में ऐड करोगे। ठीक है, तो यहाँ कॉन्सेप्ट आ गया मेरे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 का भी। आगे चलते हैं अब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 में। ओके ओके, तो हम बात करते हैं अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 की, AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। वैसे तो बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे बोथ ग्रुप्स कर रहे हैं उन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ा हुआ है, तो मेरी ड्यूटी तो ये है मैं आपको पूरा पढ़ाऊँ। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक वीडियो है जिसका मैं अभी लिंक दे दूंगा, उसमें सारी की सारी इसकी बातें मैंने लिखी हुई है। फिलहाल आप इतना समझो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि भैया कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के दो मेथड्स होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड होता है और एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। कुछ नहीं है, ये जो हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है सिर्फ उसकी बात करता है। तो डायरेक्ट मेथड में कहता है कि आप सीधा देखो कैश कहाँ कहाँ से आ रहा है और कहाँ कहाँ को जा रहा है। सो कैश, लाइक मैं कैश इनफ्लो की बात करूँ तो मेरे पास रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर या फिर कैश सेल्स रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स आ गया, कैश सेल्स आ गया। अगर पेमेंट की बात करूं तो कैश परचेजेस आ गया, या क्रेडिटर्स को जो पे किया वो आ गया, टैक्स पेड आ गया, ये सारे आइटम्स आते हैं। वेयर एज अगर मैं इनडायरेक्ट की बात करूं, क्योंकि बच्चों सेबी जो है, सेबी बोलता है कैश फ्लो स्टेटमेंट को, जितनी भी सेबी में कौन सी लिस्टेड कंपनीज होती हैं, तो लिस्टेड कंपनीज को इनडायरेक्ट मेथड यूज करना है। इनडायरेक्ट मेथड कहता है कि आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस के जो आइटम्स होते हैं उन आइटम्स को एडजस्ट करके फॉर्मेट बनाते हो। तो लाइक अगर मैं फॉर्मेट बनाऊं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से हम शुरू करते हैं, फिर उसमें मैं ऐड करता हूं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिर उसमें से माइनस करता हूं नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, एंड इसके साथ साथ कुछ वर्किंग कैपिटल के चेंजेस होते हैं, वो सारी चीज़ें हम लेते हैं। तो यही सब होता है, बाकी वीडियो में और ज़्यादा क्लैरिटी से हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1, 2, 3, और बाकी के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो हम दूसरे उसमें करेंगे, दूसरी क्लास में करेंगे। ठीक है।